नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया गया। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि देश में महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, लेकिन औपचारिक क्षेत्र के कार्यबल में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। अगर हाँ, तो इसके क्या कारण है? देश में महिला श्रम कार्यबल भागीदारी दर कितनी है और वैश्विक औसत की तुलना में इसकी स्थिति क्या है? औपचारिक कार्यबल, औपचारिक रोजगार और उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? इस सवाल का जवाब दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रोजगार और बेरोजगारी आधिकारिक डेटा स्रोत है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक PLFS रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का अनुमानित श्रम बल भागीदारी 2019-20 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेरोल डेटा से औपचारिक क्षेत्र रोजगार के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। अकेले 2024-25 के दौरान भविष्य निधि संगठन में 26.9 लाख महिला सदस्य जुड़े। नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार महिला श्रम बल भागीदारी दर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं, किरण, SCRB पावर, मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सदन गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सृजन रोजगार योजनाओं और कार्यक्रमों को dge.gov.in पर देखा जा सकता है। भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ncs.gov.in के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन स्टॉप समाधान है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। महिला कामगारों के लिए समान अवसरों और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में संवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। खान अधिनियम 1952 की धारा 46 के अंतर्गत केंद्र सरकार नियोजित महिलाओं को कई शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है, जैसे भूमिगत के ऊपर किसी खदान में कार्यरत महिलाओं के मामले में खदान का मालिक महिलाओं को भूमि के ऊपर खदान में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तैनात कर सकता है, जिसमें खुली खदान में काम करना भी शामिल है। भूमिगत किसी खदान में कार्यरत महिलाओं के मामले में खदान का मालिक महिलाओं तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान है। इसके अलावा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता 2020 में प्रावधान है कि महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है, जो सुरक्षा, छुट्टियों और काम करने के घंटों या नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी अन्य शर्तों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन है, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सरकार कौशल भारत मिशन के तहत कौशल विकास केंद्रों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,
जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत कौशल, पुनः कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन कर रही है। SIM का उद्देश्य भारत के युवाओं सहित उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है। सरकार महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना घटक कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत डे केयर की सुविधाएं प्रदान करना और बच्चों की सुरक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना है। पालना के अंतर्गत मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह शिशु गृह के माध्यम से बच्चों की देखभाल की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की है। सरकार ने नव्या, जिसमें युवा किशोरियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण है, इसे भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर पारंपरिक और उभरती नौकरी भूमिकाओं में व्यवसायिक प्रशिक्षण से लैस करना है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी 2024 में महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए परामर्शिका जारी की है। इस परामर्शिका में अन्य बातों के साथ ही पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, माता पिता अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन छुट्टी और लचीली कामकाजी व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूलन उपाय शामिल हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृह की स्थापना की घोषणा की गई। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, नरेश गणपत भंसके, शांभवी और रविंद्र दत्ताराम वायकर ने। अपने सवाल में उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात और शिक्षा के स्तर में सुधार का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? या पिछले वर्ष के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार के लिए लक्षित भर्ती अभियान चलाए गए हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? पिछले वर्ष विशिष्ट विषयों या क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्कूलों में शिक्षकों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं? डिजिटल और मिश्रित शिक्षा के एकीकरण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखते हुए शिक्षकों की कमी से संबंधित चुनौतियों को कम करने में क्या मदद मिली है? उच्च छात्र संख्या वाले स्कूलों में शिक्षकों के कार्यभार और बहु शिक्षा शिक्षण से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब दिया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि स्कूलों से वास्तविक समय डेटा एकत्र करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार ने 2018-19 से शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस विकसित की है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण देश के अधिकांश स्कूल राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। सरकार समय समय पर संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त विद्यार्थी शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। समग्र शिक्षा मानदंड राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को पारदर्शी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों की तैनाती करने का प्रावधान करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि RTE की शर्तों का पालन किया जाए और स्कूल शिक्षक ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में पर्याप्त समय बिताएं। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन मोड पर आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक रिक्तियों को भरने की प्रगति की, जिसमें निरंतरता और शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है और प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षा का आवश्यकता नियोजन और पूर्वानुमान अभ्यास के बाद राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बैठकों के साथ ही परामर्श के माध्यम से समय समय पर समीक्षा की जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखते हुए शिक्षकों की कमी से जुड़ी चुनौतियों को कम करने में सहायता के लिए डिजिटल और मिश्रित शिक्षा का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए PM ई-विद्या नाम का एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है, ताकि शिक्षा तक बहुविध पहुंच संभव हो सके। PM ई-विद्या के अंतर्गत कई पहलें की गई हैं, जिनमें दीक्षा, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना, पोर्टल और दीक्षा मोबाइल ऐप, बड़ी संख्या में ई-पुस्तकों और ई-सामग्री का भंडार। स्वयं गति से जीवन भर अधिगम के लिए स्वयं यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स पोर्टल। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को पहली से 12वीं कक्षा तक भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए 200 PM ई-विद्या DTH चैनल।
रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और भारतीय सांकेतिक भाषा पर विकसित विशेष ई सामग्री, एनसीईआरटी द्वारा डीटीएच और यूट्यूब चैनलों पर प्रसारित डिजिटल सामग्री। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निष्ठा यानी स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समय उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये शिक्षक योग्यता बढ़ाने, नवीन शैक्षणिक प्रथाओं को बढ़ावा देने और शिक्षा में टेक्नोलॉजी को एकीकृत करने पर एनईपी 2020 के फोकस के अनुरूप है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रस्तुत शैक्षणिक दृष्टिकोण को बहु कक्षा शिक्षण परिदृश्य में संभालने में भी सक्षम बनाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप इन प्रयासों को स्कूलों में शिक्षकों की इष्टतम तैनाती और प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए युक्ति संगत बनाया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पीएमआईएस के अंतर्गत समान अवसरों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से पूछा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत प्रस्तावित और स्वीकृत इंटर्नशिप का आंकड़ा क्या है। योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को इंटर्नशिप के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। कौशल विकास और रोजगार में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए इस योजना का क्या प्रभाव है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त कौशल संवर्धन की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है। प्रशिक्षुओं की गुणवत्ता और उक्त योजना की चयन प्रक्रिया में सुधार पर इसके प्रभाव के संबंध में भाग लेने वाली कंपनियों से क्या फीडबैक प्राप्त हुआ है। इस सवाल का जवाब दिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर 2024 को योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें 1 वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में देश के सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के 745 जिलों में भागीदार कंपनियों द्वारा 1,27,000 से ज्यादा इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए गए। इनमें से 1,81,000 से ज्यादा आवेदकों से लगभग 6,21,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रस्तावित इंटर्नशिप अवसरों में कंपनियों द्वारा मांगी गई आवश्यकताओं और आवेदकों की योग्यता के आधार पर पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में भागीदार कंपनियों ने 82,000 से अधिक इंटर्नशिप प्रस्ताव दिए। इनमें से 28,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप में शामिल होने के प्रस्ताव स्वीकार किए। 9 जनवरी 2025 को शुरू हुए पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे दौर में लगभग 327 भागीदार कंपनियों ने देश के 735 जिलों में से 1,18,000 से अधिक इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए हैं। इस दौर में 2,14,000 से ज्यादा आवेदकों से 4,55,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। 23 जुलाई 2025 तक भागीदार कंपनियों ने युवाओं को 72,000 से अधिक ऑफर दिए हैं और 22,800 से अधिक ऑफर स्वीकार किए गए हैं। वर्तमान में प्रस्तावों को शुरू करने और इंटर्न द्वारा स्वीकृति कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। पीएमआईएस पोर्टल जो शुरू से अंत तक योजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में समावेशिता बढ़ाने के लिए 12 विभिन्न भाषाओं में सुलभ है। पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार देश के सभी हिस्सों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों का एक पूल पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक इंटर्नशिप अवसर के लिए उस इंटर्नशिप अवसर के लिए कंपनी द्वारा मांगी गई योग्यता के साथ आवेदकों की योग्यता का मिलान करके शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया का उद्देश्य संबंधित कंपनी को उनकी संबंधित प्रक्रियाओं और मानदंडों के अनुसार आगे चयन के लिए भेजी गई शॉर्टलिस्ट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ विकलांग व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करके इंटर्नशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय योजना के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योग और उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मंत्रालय देश भर में लक्षित समूह तक पहुंचने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप भी कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान परिणामों का पता लगाने के साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन और अध्ययन ढांचा उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय योजना को लागू किए जाने के दौरान इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न हितधारकों के फीडबैक एकत्र कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंपनियां आवधिक आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करने के लिए अपने स्वयं के तंत्र का अनुसरण करेंगी और अपनी नीतियों के अनुसार इंटर्न में निष्पादन और आचरण का निरंतर मूल्यांकन करेंगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को त्रैमासिक मूल्यांकन रिपोर्ट कंपनी द्वारा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कौशल विकास के माध्यम से स्टार्टअप के समर्थन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मालविका देवी ने। अपने सवाल में उन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पूछा कि सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकता के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठा रही है या फिर उठाए जा रहे हैं ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। सरकार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को किस प्रकार समर्थन देने की योजना बना रही है और सरकार की इन ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने की क्या योजना है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने नए स्टार्टअप शुरू किए गए और इनमें से कितने स्टार्टअप्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस सवाल का जवाब दिया कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने कौशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिशु संवर्धन स्कीम और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल पुनः कौशलीकरण और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। SIM मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए जाने वाले कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप हो और इससे युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार हो। MSDE द्वारा कई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है, जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करता है। NCVET द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से अपेक्षा की जाती है कि वो उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें, उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ जोड़े और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें। संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत से अग्रणी लोगों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदें स्थापित की गई हैं, जिनका काम संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना, कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करना है। NSDC बाजार आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग जगत की मांग के साथ सहयोग और कौशल पाठ्यक्रमों को संग्रहित करते हैं। MSDE के तत्वाधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय फ्लेक्सी MOU योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य ITI छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है। PMKVY के अंतर्गत नए युग भविष्य के कौशल वाली जॉब रोल्स को आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए AI, ML, रोबोटिक्स, मेट्रॉनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से संरेखित किया गया है। DGT ने 5G नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए CTS के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में नए युग भविष्य कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। DGT ने CSR पहलों के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए IBM, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, Amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट जैसी IT प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान को सुगम बनाती हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और व्यवहारिक प्रशिक्षण से युक्त उद्योग 4.0 के लिए उद्योग तैयार कार्यबल एक पूल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। MSDE के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए AWS, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेड हैट, पियर्सन, VUE, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है। MSDE ने स्किल इंडिया डिजिटल हब नाम के एक एकीकृत मंच शुरू किया है, जो कौशल शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम को एकीकृत करता है ताकि विभिन्न हितधारकों को लक्षित करते हुए जीवन भर सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान की जा सके। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। सिद्ध के माध्यम से उम्मीदवार नौकरियों और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने उद्यमशीलता शिक्षा, प्रशिक्षण, वकालत और उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से एक अधिक समावेशी उद्यमशीलता इकोसिस्टम बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। भारत सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना, नवाचार प्रोत्साहन योजना, ग्रामीण उद्योग और उद्यमशीलता स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण, प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमी विकास योजना। सरकार ने नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के मकसद से 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम जैसी प्रमुख योजनाएं स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप कुल 1,80,683 संस्थाओं को DPIIT द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई।
MSDE अपने स्वायत्त संस्थानों राष्ट्रीय उद्यमशीलता लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान गुवाहाटी के माध्यम से पूर्व क्षेत्र और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष क्षेत्रों सहित पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के सहयोग से फरवरी 2025 में उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम स्वावलंबनी की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निस्बत, नोएडा और IIE गुवाहाटी के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले EAP और EDP के माध्यम से छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने अलग अलग मंत्रालय से जुड़े कई अहम प्रश्न पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आकांक्षी ब्लॉकों में लोगों को सशक्त बनाने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रायगा कृष्णैया ने। उन्होंने योजना मंत्रालय से पूछा कि भारत के आकांक्षी ब्लॉकों में 1 लाख लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में नैस्कॉम फाउंडेशन, नीति आयोग और सरकार के बीच साझेदारी का ब्यौरा और अपेक्षित परिणाम क्या है। इस पहल के तहत 60 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों ब्लॉकों में समुदायों को प्रदान की जा रही विशिष्ट डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और ई-गवर्नेंस सेवाएं कौन कौन सी हैं? क्या ये सुनिश्चित करने के लिए कोई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं कि डिजिटल साक्षरता पहल आकांक्षी ब्लॉकों में हाशिए पर रह रहे समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे और उन्हें शामिल किया जा सके? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? सरकार इस पहल का विस्तार करके अन्य सभी आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल करने की किस प्रकार योजना बना रही है? इस सवाल का जवाब दिया योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की महिला समुदायों के बीच जागरूकता और प्रशिक्षण द्वारा डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से नीति आयोग और नेस्कॉम फाउंडेशन ने 16 जनवरी 2025 को आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेस्कॉम वर्तमान में 18 राज्यों के 58 आकांक्षी ब्लॉकों में कार्यरत है। नेस्कॉम फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त कार्य योजना के अनुसार इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों ब्लॉकों में डिजिटल संस्थान केंद्रों की स्थापना करके ई-गवर्नेंस सुविधाओं योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना और आकांक्षी ब्लॉकों में PM डिजिटल साक्षरता अभियान संकेतक को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता पहलों का संचालन करना। इस साझेदारी के अपेक्षित परिणाम PVTG समुदायों के बीच डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। नेस्कॉम फाउंडेशन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अनुकूल एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम में संदर्भ विशिष्ट पाठ्यक्रम, आकर्षक दृश्य श्रव्य सामग्री और स्थानीय डिजिटल एम्बेसडर को स्थानीय भाषाओं में सत्र आयोजित करने का प्रशिक्षण शामिल है। एक सहकर्मी शिक्षण नेटवर्क निरंतर ज्ञान साझाकरण का समर्थन करता है, जबकि नियमित निगरानी प्रगति पर नजर रखती है। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर सुरक्षा पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। डिजिटल साक्षरता पहल आकांक्षी ब्लॉकों में हाशिए पर रह रहे समुदायों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए कई प्रमुख कार्यनीतियां जैसे कि PVTG के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम, समुदाय आधारित डिजिटल एम्बेसडर का चयन, सहकर्मी शिक्षण नेटवर्क की स्थापना और व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ चर्चा सत्र अपनाती है। निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए संचरित फीडबैक तंत्र के साथ ही भागीदारी और प्रगति की नियमित निगरानी की जाती है। वर्तमान में इस पहल का विस्तार करके अन्य आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।